नमस्कार। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी कुछ चुनाव के रिजल्ट्स आए, उसके पहले कुछ इंडिकेटर्स आ रहे हैं और इन इंडिकेटर्स का ये जो संकेतक हैं, इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेटमेंट अमित शाह जी ने दिया जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपका आंकलन इस बार भारतवर्ष में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में क्या है। अमित शाह जी ने यह स्वीकार किया कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की कुछ सीटें कम हो रही हैं। अब ये तो उन्होंने नहीं स्पष्ट रूप से बताया कुछ का मतलब क्या है, कुछ का मतलब 6 है, 8 है, 10 है कि 12 है। लेकिन यह अमित शाह जी ने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सीटें कम हो रही हैं, जबकि पिछली बार पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिली थी। अच्छा, अगर आप किसी भी राजनीतिक नेता के वक्तव्य को सुनेंगे तो चुनाव रिजल्ट्स आने के पहले वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करता है कि उसकी 100% सीटें नहीं आ रही, क्योंकि उससे जनता का मनोबल गिरता है, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था इस बार 400 पार, हरियाणा के अंदर नारा दिया था इस बार 80 पार, वेस्ट बंगाल के अंदर नारा दिया था इस बार 200 पार। वो चाहे दूसरी बात है, जब 200 पार का नारा दिया तो 72 सीटें आई, जब हरियाणा के अंदर उन्होंने 80 पार का नारा दिया तो 40 सीटें आई। लेकिन अमित शाह जी ने, जिनको माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, अगर वो ये बात मानने को तैयार हैं कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम होने वाली हैं, तो इसका मतलब क्या है? पहला मतलब तो यह है कि अमित शाह जी शायद ये मैसेजिंग करना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी चुनाव हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। क्योंकि देखिए, ये कोई भी विश्लेषक हो हिंदुस्तान का, वो ये जानता है साउथ के अंदर तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इन सबको मिला के अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सीटें बढ़ा सकती है तो 4-5 सीटें बढ़ा सकती है, और कर्नाटका में उसकी 12-14 सीटें कम होनी है। तो अगर साउथ साउथ को केवल लिया जाए तो वहां पे उनका लॉस होना है, कर्नाटका में कम होंगी, आंध्र प्रदेश में हो सकता है 2-1 सीटें बढ़ जाएं, तमिलनाडु केरला में हो सकता है 1-1 सीट बढ़ जाए, और तेलंगाना में हो सकता है 2-3 सीटें बढ़ जाए, तो 4-5 सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन कर्नाटका में तो आप जानते ही हैं कि वहां 12, पिछली बार 25 सीटें, 26 सीटें मिली थी, और इस बार उनकी 12-13 से ज्यादा सीटें नहीं आनी है, क्योंकि एक तरफ येदियुरप्पा हैं, येदियुरप्पा के बेटे हैं जो लिंगायत हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ वोकालिंगा हैं, डीके शिवकुमार, डीके सुरेश, कुरबा हैं सिद्धारमैया, खड़गे साहब हैं दलित, और मुसलमान वोट उनके साथ हैं। तो अगर वहां पे ये सोशल इंजीनियरिंग का प्रश्न देखा जाए तो 17-18% एक तरफ है लिंगायत, बाकी वोकलिंगा, कुरबा, दलित, मुसलमान एक तरफ है। तो वहां ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, जिसको वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से कंपेंसेट नहीं कर पाएगा। अगर मोदी जी का ये कहना है और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है और अमित शाह जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान जहां उन्हें 100% सीटें मिली थी, गुजरात जहां 100% सीटें मिली थी, हरियाणा जहां पूरी सीटें मिली थी, दिल्ली जहां पूरी सीटें मिली थी, मध्य प्रदेश में 1 सीट छोड़ के सारी सीटें मिली थी, बिहार के अंदर 40 में से 39 सीटें मिली थी, और महाराष्ट्र के अंदर केवल 6 सीटें अपोजिशन को मिली थी, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी युति को मिली थी। अगर साउथ में कोई गेन नहीं हो रहा है, उड़ीसा में ज्यादा से ज्यादा गेन हो सकता है, 2-3 सीटों का हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनको सीटें कम नहीं होने देनी है तो राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, हिमाचल में, उत्तराखंड में सीटों को कम नहीं होने देना है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य ही ये मान रहे हैं कि राजस्थान में सीटें कम होने वाली है, तो या तो वो चाहते हैं कि मोदी जी चुनाव हार जाएं, या वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी भजन लाल शर्मा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के। क्योंकि आप लोगों को पता है कि राजस्थान के अंदर जब चुनाव संपन्न हुए और कांग्रेस ने, जो लोगों की आशा थी
कि जैसे हमेशा हुआ है, पास्ट में हुआ है, जब भी कांग्रेस हारी है, बुरी तरह से हारी है, 25-30 सीटों पे आ गई है, लेकिन इस बार उसको रेस्पेक्टेबल स्कोर मिला। और जबकि सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बारे में आप जानते हैं, पिछले 4 साल लगातार उनके तलवार एक दूसरे के खिलाफ खींचे रहे। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छी स्कीम्स दी, उनकी छवि बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की सीटें बहुत ज्यादा नहीं गिरी। और अगर ये विधानसभा की सीटों को लोकसभा की सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो भी वहां करीब 10-12 सीटें कांग्रेस की जीतने की संभावना है। जो पूरा वेस्टर्न बेल्ट है, जो हरियाणा से लगा हुआ बेल्ट है, उसमें कांग्रेस को 12-13 सीटें मिलने की संभावना है, केवल विधानसभा के चुनाव के आधार पर। तो क्या चाणक्य जी ने ये इंगित करने का प्रयास किया कि भजन लाल शर्मा, जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे विधानसभा का सदस्य का चुनाव जीते थे और उसके पहले एक बार इलेक्शन लड़े थे और इंडिपेंडेंट लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे, तो उनका जमानत जब्त हो गई थी और पहली बार विधानसभा में पहुंचे और पहली बार वो मुख्यमंत्री बन गए। और बड़े बड़े नेता जो वहां के थे, चाहे राजवर्धन राठौर हों, चाहे पूनिया साहब हों, चाहे वसुंधरा राजे हों, उनको पीछे छोड़ के वहां भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो क्या ये एक इंडिकेशन है भजन? लेकिन जब उनसे पूछा गया क्या मुख्यमंत्री बदलने वाला है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री तो नहीं बदलने वाला है। तो आखिर वो मैसेजिंग क्या करना चाहते हैं? और एक नेगेटिव मैसेजिंग बिल्कुल, जबकि युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं सुसज्जित खड़ी हुई हैं, आमने सामने खड़ी हुई हैं, इस प्रकार का स्टेटमेंट देखिए उन्होंने क्यों ये दिशा देने का। क्योंकि देखिए राजस्थान के अंदर इस समय अगर आप बात करें, राजस्थान वाले बेहतर बताएंगे, वहां पे बिजली और पानी की भीषण समस्या है। वहां के जो शहरी क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो इतने ज्यादा परेशान हैं बिजली और पानी की समस्या से कि वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। अच्छा, भजन लाल शर्मा जी को क्योंकि पहली बार विधानसभा में पहुंचे और पहली बार वो बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, माननीय मोदी जी की कृपा से, या वसुंधरा राजे को क्योंकि किनारे लगाना था इसलिए वो बन गए। तो जब आपको पता ही है पर्ची निकाली गई थी तो वसुंधरा राजे के चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि उस समय माननीय मोदी जी के खिलाफ वो कुछ बोल नहीं सकती थी। तो ये एक इंडिकेशन है, जो या तो आभास हो गया है भारतीय जनता पार्टी को कि 2024 का वो चुनाव हार रहे हैं, और इस प्रकार का इंडिकेशन देकर वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल क्यों गिरा रहे हैं। क्योंकि पहले ही जैसे नड्डा साहब ने, जेपी नड्डा साहब ने, जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो सबको कह के चौंका दिया था कि आरएसएस जो है उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। जब अटल जी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी एक कमजोर पार्टी थी, इसलिए हम आरएसएस की मदद लेते थे। अब हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। अब खुद भी सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा ताकतवर हो भी गई है, तो भी एक ऐसा संगठन जिसने 50-60 साल आपके लिए संघर्ष किया है, आपको सहयोग किया है, आपको चुनाव जिताने में पूरी मदद की है, उसको इस तरह चुनाव के बीच में किनारे करने की क्या आवश्यकता है? क्या आरएसएस को ये भी कोई रणनीति है जेपी नड्डा साहब की कि वो माननीय मोदी जी के खिलाफ उनकी कुछ शिकायतें हैं, जिस प्रकार उनको धक्का देके अमित शाह जी ने पीछा किया गया था, या माला के अंदर उनको नहीं आने देना चाहते हैं, तो शायद क्या चुनाव के बीच में उन्हें लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने वाली है, इसलिए वो भी इस प्रकार का इंडिकेशन दे रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो। अब सवाल यह है कि दूसरा एक स्टेटमेंट आया है, जरा इसकी गहनता को भी समझने का प्रयास कीजिए। हरियाणा के अंदर जहां पिछली बार 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और कांग्रेस सारी सीटें हारी थी, रोहतक की सीट को छोड़कर बाकी जगहों पर कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी। केवल ऐसी रोहतक की सीट थी जहां 8-9 हजार वोट से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हारे थे। इस बार की स्थिति में वहां पे जो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, जो 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनकी छवि एक ईमानदार मुख्यमंत्री की जरूर थी, लेकिन काम न करने वाले मुख्यमंत्री की थी। काम वो नहीं करते थे, बेईमानी बहुत ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन काम भी नहीं करते थे, और उनके खिलाफ इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी कि माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने सोचा कि अगर खट्टर साहब को लेकर हम चुनाव में जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने उनको हटा के सैनी साहब को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। मनोहर लाल खट्टर जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में करनाल में, हिसार में और सिरसा में, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी पहले भी विधानसभा का चुनाव जीते थे करनाल से, और इस बार वो करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि इन 3 क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने बेईमानी की है, बूथ कैप्चरिंग की है, हेराफेरी कराई है, फर्जी वोटिंग कराई है और सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट डालने से रोका है। अब आप बताइए, जब विपक्षी दल के नेता इस प्रकार की बात करते हैं, तो विपक्षी दल के नेता तो इस प्रकार से इसलिए बात करते हैं कि किसी भी स्टेट के अंदर जब चुनाव होता है, तो वहां का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहां का जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सरकार के अधीन होता है। और हरियाणा के अंदर प्रदेश सरकार जो है वो सैनी साहब के अंडर में है, भारतीय जनता पार्टी के अंडर में अभी तो है ही, चाहे वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, लेकिन है तो है। तो क्या सैनी साहब खट्टर साहब को चुनाव हराने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हिसार और सिरसा की सीटें भी सैनी साहब हराने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि बिना पुलिस की मदद के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के अगर कांग्रेस की मदद प्रशासन कर रहा है तो बहुत गंभीर विषय है। फिर इस प्रकार से एक खट्टर साहब चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। जो आरोप विपक्षी दल के नेता लगाया करते हैं अमूनन, वही आरोप अगर मनोहर लाल खट्टर साहब लगा रहे हैं, इसका मतलब है क्या? उन्होंने ये तैयारी शुरू कर दी है, उनको जमीन की आहट समझ में आ गई है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां 10 सीटें हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2-3 सीटें भी मिल जाएं तो उनको बहुत ज्यादा संतोष मानना चाहिए और भगवान की कृपा मानना चाहिए, जो कि जिस प्रकार से चुनाव की धारा बदली है, जिस प्रकार से जनता ने अंगड़ाई ली है और वो निकल के बाहर आई है और जिस प्रकार से मुखर होकर उसने बात की है, जिस प्रकार से किसानों ने गांवों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को घुसने नहीं दिया है, बल्कि यहां तक कि पंजाब के अंदर भी सरदार अमरिंदर सिंह के कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं, उनको भी अपने चुनाव क्षेत्र में बिना पुलिस प्रोटेक्शन के नहीं जा पा रही हैं। वही पंजाब और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जजपा के लोगों को गांवों के अंदर घुसने में परेशानी हो रही है। तो क्या मनोहर लाल खट्टर साहब ने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं जीत रही है, इसलिए उन्होंने भूमिका बनानी शुरू कर दी है और उस चुनाव आयोग पर वो आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे जब अपोजिशन आरोप लगाता है तो ये कहा जाता है कि अपोजिशन फ्रस्ट्रेटेड है और निराश है क्योंकि वो चुनाव हार रहा है। तो क्या वही स्थिति मनोहर लाल खट्टर साहब पे लागू नहीं होती? और ये नहीं लगता कि जो अंदेशा लगाया जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार 303 सीटें थीं अपने बल पर और हरियाणा में अगर 10 में से ये स्थिति है कि वो 7 सीटें हार रहा है, दिल्ली के अंदर अगर 7 में से वो 5 सीटें हार रहा है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भी 15, 20, 30 सीटें कम हो रही हैं, बिहार के अंदर जहां पे एकमात्र एक सीट कांग्रेस को मिली थी, बाकी 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी अलायंस को मिली थी, वहां भी सीटें कम हो रही हैं। राजस्थान के अंदर तो अमित शाह जी ने खुद मान लिया सीटें कम हो रही हैं, मध्य प्रदेश में भी कम हो रही हैं, गुजरात में भी कम हो रही हैं, पंजाब में भी 2 में सीट कम हो रही है, हिमाचल प्रदेश में भी कम हो रही है। तो सारे अगर हिंदुस्तान की ये स्थिति है, तो क्या इसका माने ये है कि जो राजनीतिक विश्लेषक ये मान के चल रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है, तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक निराशा व्याप्त हो गई है? और जो एक उन्होंने उत्साह दिखाया था इस बार 400 पार, और वो कह रहे थे कि मोदी जी का लहर चल रही है और मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, इस बार वास्तविकता में स्थिति यह है कि जितनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी चुनाव क्षेत्र में लड़ रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं है, उससे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी माननीय मोदी जी के खिलाफ है। क्योंकि जनता ने माननीय मोदी जी की जो नीतियां देखी हैं, चाहे वो नोटबंदी की नीति देखी हो, जिसमें ब्लैक मनी नहीं खत्म हुआ, जिसमें सारा का सारा पूंजीपतियों का पैसा व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया, गरीब आदमी लाइन में लगा रहा, जिस प्रकार से कोविड में अचानक तालाबंदी कर दी गई, हमारे किसान, हमारे मजदूर किस प्रकार से परेशान हुए, 1500 किलोमीटर वो गरीबी की स्थिति में ट्रकों के ऊपर चढ़ के साइकिल से अपने घर गांव पहुंचे, बुरी अर्थव्यवस्था की बर्बादी हो गई, तबाही हो गई। जिस प्रकार से उन्होंने किसान आंदोलन में देखा, व्यवहार देखा, सरकार का व्यवहार देखा, जब पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली आना चाह रहे थे उनके साथ दुर्व्यवहार देखा, उनके ऊपर चलती हुई अश्रु गैस के गोले देखे, तो जनता का जो उत्साह था, जो पहले चरण में वो बहुत ज्यादा वोकल नहीं था, क्योंकि तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि वो चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए वो आक्रामक थे
और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आक्रामक थे, इसलिए जो विपक्ष में बोलने वाले लोग थे या जो फेंस सिटर्स थे वो चुपचाप बैठे थे, वो वोकल नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़े, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भनक मिलने लगी, उन्होंने पैर पीछे खींचने शुरू किए और जो अपोजिशन के वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे, या जो किसी राजनीतिक दल से जिनकी कोई संबद्धता नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार ना हो, अग्निवीर जैसी योजना ना आए, जो वादे करें उनको बाद में जुमला कह के ना मुकर जाएं, वो लोग वोकल होते चले गए। तो फेजेस जैसे जैसे आगे बढ़े, वैसे वैसे लोगों का आवाज खुलने लगी, बुलंद आवाज खुलने लगी। और जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मीटिंग हुई, अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हुई, जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी की महाराष्ट्र के अंदर मीटिंग हुई, तो जनता जो दबी हुई थी, जिसको दबाया गया था, जो डरी हुई थी, वो उमड़ उमड़ के बाहर आई, लाखों की संख्या में आई। आपने काशी में देखा होगा, जब प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव का रोड शो हुआ, तो उसमें इतना ज्यादा भीड़ थी, जो माननीय मोदी जी के रोड शो से भी 5-6 गुने ज्यादा थी। तो जो जनता का उत्साह है, जो दबी हुई जनता थी, वो अचानक निकली, गरीब जनता उमड़ी, मध्यम वर्ग के लोग उमड़े और सारे सामाजिक जो समीकरण थे वो बदले। जो लोग हमेशा से पृष्ठभूमि जिनकी थी, जिनका इतिहास था, उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट नहीं दिया, या तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट दिया, या वो घर बैठ गए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहते थे और इंडिया अलायंस को वोट दे नहीं सकते थे। इसीलिए 6-7% की वोटिंग परसेंटेज गिरा। भजन लाल शर्मा जी, जिनकी मैं बात कर रहा था, सांगानेर से जो विधायक हैं, सांगानेर जयपुर से लगती हुई सीट है और माननीय मोदी जी ने ये एक इंडिकेशन दिया था कि जिस भी एमपी या एमएलए के क्षेत्र में वोटिंग कम होगी उसको दंड दिया जाएगा। और जो सांगानेर की सीट है, जहां भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ 8% का वोटिंग ड्रॉप हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो अपने क्षेत्र लोगों को जागृत नहीं कर पाए, उन्हें प्रदेश की जानकारी बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार के नए नवीले मुख्यमंत्री बना के, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, भारतीय जनता पार्टी ने अनुभवी लोगों को पीछे धकेलने के चक्कर में कि वो मोदी जी का पर्याय ना बन जाएं, उनके कॉम्पिटिटर्स ना बन जाएं, नए नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, जिसका दुष्परिणाम लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चख रही है। और ये अंदेजा, ये अमित शाह जी के स्टेटमेंट और यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी के स्टेटमेंट से लगता है कि हम लोगों का जो अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी को 210 सीटें के करीब मिलेगी, 25-30 सीटें उसकी अलायंस की मिलेंगी और इस बार की सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। एक ऐसी सरकार होगी जिसमें पूरे प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों का समन्वयन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। और भारतीय जनता पार्टी को शायद अब ये कोशिश शुरू कर देनी चाहिए कि 2024 के चुनाव रिजल्ट्स आने के बाद लीडर ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।